हेलो हेल्थ प्रेमियों, मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव डायबिटीज और स्वास्थ्य के बाइबल के 7वें क्लास में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम फूड को साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन के रूप में यूज करके अलग अलग बीमारियों को ठीक करने की सलाह देते हैं। पीछे के अलग अलग वीडियो में हमने बॉडी के कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इत्यादि को अलग अलग ढंग से आपको समझाने की कोशिश किया। वहाँ पर आपको अब धीरे धीरे ये समझ में भी आने लगा होगा कि हमारे फूड में एक्चुअल विलन फैट नहीं है। फैट की जगह एक्चुअल विलन अगर देखने जाए तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी की बायोकेमिस्ट्री को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं आज के समय में। पीछे की वीडियो यानी क्लास नंबर 6 में आपको हमने समझाने की कोशिश किया कि ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट और नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट, ये दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, और नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट उस कैटेगरी में आते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो खाने के बाद खाने में तो मीठे लगते हैं लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाते हैं, मतलब ग्लूकोज का लेवल उनको खाने से नहीं बढ़ता है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। और अगर आप डायबिटिक हो, प्री डायबिटिक हो, या आप इंसुलिन पर भी चल रहे हैं, अथवा आप किसी भी मेटाबॉलिक ट्रैप में हैं, तो वहां पर आपको कार्बोहाइड्रेट के डोज को, कार्बोहाइड्रेट को कम करते हुए और मीठे की क्रेविंग को भी हम मतलब समझते हुए, उसको पूरा करते हुए, उसको फुलफिल करते हुए, मीठे का आनंद लेते हुए भी किस तरह से हम आगे चल सकते हैं, उस सब बारे में भी हमने आपको समझाने की पूरी भरपूर कोशिश की। जिसमें कि नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं, उसको अपने फूड में ऐड करते हैं, तो मीठे का भी स्वाद मिलता है और साथ साथ में हमें ब्लड शुगर लेवल पे भी उसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आगे की आज की इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे कार्बोहाइड्रेट, मतलब एक्चुअल में कोई भी फूड जब हमारे पास आता है, कोई भी फूड जब हम खाते हैं, कोई भी ग्रेन हम लेते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होता है और वो किस तरह से हमारे बॉडी पे उसका इम्पैक्ट होता है। इन सब बातों को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा जब हम इन सब बातों को समझ लेंगे। तो आज की इस क्लास में हम नेट कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, इन तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे, इन तीन बातों पर फोकस करेंगे। क्योंकि जब भी किसी को देखता हूं मैं, तो लोग इस तरह से बताते रहते हैं कि हम तो मल्टीग्रेन खाते हैं, हम तो एंशियंट ग्रेन खाते हैं। अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग अपने अपने एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको या लोगों को मैं देखता हूँ कि इस बात की क्लियरिटी नहीं रहती है कि वो एक्चुअल में खा क्या रहे हैं और कितना कार्बोहाइड्रेट उनके बॉडी में जा रहा है। केवल सुनी सुनाई बातों के ऊपर वो सुन करके किसी के कह देने पर चलते रहते हैं। वो अपना दिमाग, अपना विचार कभी वहां पर नहीं लगाते हैं, अपने दिमाग को वहां यूज नहीं करते हैं, वहां पर अपने ढंग से उसको सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या रियल में ये कार्बोहाइड्रेट या ये अनाज मेरे लिए फायदेमंद है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सब बातों को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक के वीडियो में आपने कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बार बार सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में जब भी कोई भी ग्रेन हम खाते हैं, कोई भी अनाज लेते हैं, तो उसमें अधिक से अधिक मैक्स टू मैक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है। अगर आपको नहीं जानकारी हो, आपको नॉलेज उसके बारे में नहीं हो, तो आप गूगल में भी जा करके चेक करेंगे कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसके अंदर फाइबर कितना है, तो आपको मालूम हो जाएगा। और नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाते हैं, जिसके बारे में हमने पीछे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, उस वीडियो को भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और साथ में पूरे क्लास को सीक्वेंस में आप देखने की कोशिश कीजिए। तब आपको पूरी बातों की क्लियरिटी भी होते जाएगी और आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा कि मुझे आगे भी समझना चाहिए और हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हर एक वीडियो में आप एक एक बात को भी, एक एक पॉइंट को भी पकड़कर चलने की कोशिश करेंगे तो आपके लाइफ में, आपके हेल्थ में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिले। क्योंकि अक्सर मैं ये देखते रहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग इस तरह का दावा करते हैं कि 3 दिन में आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाए या 15 दिन में डायबिटीज़ ठीक हो जाए। तो दोस्तों, 3 दिन हो या 13 दिन, इन 3 या 13 दिन में आपकी डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होने वाली है। डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए आपको पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ जहाँ तक कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में या डायबिटीज़ रिवर्सल की बात जहाँ तक आती है, इसको रिवर्स करने में 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय लग जाता है। क्योंकि ये जो डैमेज हमारे बॉडी में हुआ होता है ना, ये सेलुलर लेवल तक होता है और इस सेलुलर लेवल के डैमेज को रिपेयर करने में, ठीक करने में समय लगता है, सालों साल लग जाते हैं। क्योंकि बीमारियां बटोरने में आपको 10 साल लगे हैं, एक दिन में बीमारी बनी नहीं है, ना ही 1 साल में बनी है बीमारी आपको, तो उसको ठीक करने में भी समय लगता है।
3 दिन में या 13 दिन में किसी की भी डायबिटीज या कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपका रिवर्स नहीं हो सकता है। ये केवल खोखले दावे हैं। आप इस दावे के आधार पर आप किसी भी बीमारी को आप 3 दिन में ठीक नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। सिस्टम को समझ करके आपको लंबे समय तक उसको फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करते हुए जब आप लंबे समय तक नॉलेज लेते हुए डिसिप्लिन में रहेंगे, उस डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, तब जा करके आप बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज आप सोचेंगे कि कोई 3 दिन में कोई जादू कर दे, मैं भी कोई 3 दिन में जादू कर दूं, तो ऐसा कोई जादू होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको नॉलेज लेने की जरूरत पड़ेगी, आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी, और उसी सीखने की और सिखाने की कड़ी में हम आपको एक एक वीडियो के माध्यम से हम हर एक बातों को समझाने की और आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। हमारा रखने का तरीका भले ही जो कुछ भी हो, लेकिन आप एक एक बातों को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा उसमें। और इस तरह से हम अधिक से अधिक, मतलब मैंने तो एक प्लान किया हुआ है कि लगभग 72 क्लास में आपको हम पूरी बातों की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दे दें, ताकि आपको अपनी बॉडी के बारे में पूरा नॉलेज हो जाए। आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप क्या खा रहे हैं तो होता क्या है, और कब कहाँ किंतु परंतु क्या करना चाहिए, कहाँ किस तरह का ब्रेक लगाना चाहिए, कहाँ किस तरह का हमें जो है स्टॉप करना चाहिए, कहाँ किस तरह से हमें बैलेंस करना चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको हो जाएगी। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कोई ओबेज पेशेंट भी आता है तो बोलता है मैंने 6 महीने में, 4 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में वेट तो अपना कम कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर से रीगेन हो गया। आपकी डायबिटीज तो कंट्रोल हो गई थी लेकिन फिर से बढ़ गई। तो इन सब बातों को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने लाइफ में कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अपने लाइफ में चाहे डायबिटीज हो या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, उसको आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, मैं एक बात हमेशा बार बार बोलता हूँ कि बची को बचा लो। अगर जो बची हुई है ना उसको बचा लिया आपने, तो भी आपने बहुत कुछ अपने लिए कर लिया। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपका एकदम पहले जैसा हो जाएगा। जो आप यंग कंडीशन में थे, ठीक यंग कंडीशन की जैसी कंडीशन हो जाएगी। लेकिन मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बची हुई को आप अच्छे से मेंटेन करके चल सकते हो, लाइफ को लंबी कर सकते हो, बचा सकते हो। और यही तो हम चाहते हैं, और आप भी शायद यही चाहते होंगे कि जो बची है उसको बचा लिया जाए। क्यों हम गोलियों के चक्कर में और उसको और डैमेज करते चले जा रहे हैं, और जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि हमें ना सुकून मिल रहा है ना शांति मिल रही है, हम बीमारियों के और चक्रव्यूह में, मकर जाल में फंसते चले जा रहे हैं। तो इस बात को आपको दोस्तों सीखने की जरूरत पड़ेगी, और सीखने के क्रम में आज हम आपको सिखाने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। जब कोई कार्बोहाइड्रेट वाले प्रोडक्ट, जैसे कोई भी ग्रेन आपको, आप गूगल में भी चेक करेंगे तो उसमें बता देगा गूगल कि यहाँ कितना कार्बोहाइड्रेट है। मान लीजिए कि आप गेहूं की बात ले लीजिए, व्हीट की बात ले लीजिए, वहां पर अगर 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, टोटल कार्बोहाइड्रेट 70 ग्राम है, तो उसमें अगर फाइबर भी होगा तो उस फाइबर को निकाल देंगे तो नेट कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जितने भी आपको अलग अलग मल्टीग्रेन्स या अलग अलग ढंग के जो अनाज बताए जाते हैं, नॉर्मल शब्दों में जिनको हम मोटे अनाज भी बोलते हैं, तो उनके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, क्या इतनी बड़ी खूबी हो जाती है कि आपको उसको खाने की सलाह दी जाती है। तो फर्क केवल इतना ही पड़ता है कि जो हमने आपको बताया कि फाइबर मतलब ऐसा कंपोनेंट होता है फूड में कि जो डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी बॉडी में, और वो बॉडी में अनडाइजेस्टेड बाहर चला जाता है। और फाइबर भी दो प्रकार का होता है, एक सॉल्युबल और एक अनसॉल्युबल। तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, और सबको एक एक हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में आप देखेंगे कि जब हम नेट कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि टोटल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट मतलब ऑल टाइप्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चाहे वो पॉलीसेकेराइड्स हो या मोनोसेकेराइड्स हो या डाइसेकेराइड्स हो, ये कॉम्बिनेशन के साथ में रहेगा, प्लस उसके अंदर जो फाइबर रहेगा, ये दोनों को मिला देंगे तो उसके अंदर टोटल कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। तो जो है मोटे अनाज होते हैं या जो मल्टीग्रेन के नाम से यूज किए जाते हैं, इस तरह के अनाज में आप देखेंगे, या जहाँ पर हम मिलेट्स की बात करते हैं, मिलेट्स वाले भी ग्रेन जो होते हैं उसमें भी आप देखेंगे तो बताया जाता है कि इसको खाने से डायबिटीज नहीं होगी, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है, क्या वजह है जो आपको ये बताया जाता है कि इस मिलेट को खा लीजिए, इस मोटे अनाज को खा लीजिए, इस मल्टीग्रेन को खा लीजिए। तो होता क्या है कि उसके अंदर फाइबर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मान लीजिए कि आपने व्हीट लिया, और व्हीट में अगर फाइबर की मात्रा 100 ग्राम में 70 ग्राम टोटल कार्बोहाइड्रेट्स है, उस टोटल कार्बोहाइड्रेट में अगर 5 ग्राम फाइबर है, तो नेट कार्बोहाइड्रेट हो गया 70 में से 5 निकाल दीजिए, 65 हो गया। ठीक उसी तरह से किसी भी अनाज को ले लीजिए, अगर उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पर नेट कार्बोहाइड्रेट कम होगा। मतलब जो फाइबर है ये अनसॉल्युबल में होता है, मैंने अनडाइजेस्ट होता है बॉडी में हमारे,
और वो जो है बॉडी से डायरेक्टली बाहर चला जाता है, तो उसका इम्पैक्ट बॉडी पे नहीं होता है। तो इस तरह से नेट कार्बोहाइड्रेट को हमको हर फूड में देखना पड़ेगा कि नेट कार्बोहाइड्रेट कितना है। नेट कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया कि टोटल कार्बोहाइड्रेट में से फाइबर को आपने माइनस कर दिया तो नेट कार्बोहाइड्रेट। तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट फिर भी वहां पर है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कोई प्रोडक्ट समझ लीजिए कि आपने ए प्रोडक्ट लिया, इस ए प्रोडक्ट में टोटल कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज 60% है और उसमें 25% फाइबर है, तो नेट कार्बोहाइड्रेट हो गया 35%। उस वहीं पर आपने दूसरा कोई प्रोडक्ट लिया जिसके अंदर टोटल कार्बोहाइड्रेट तो 60% है लेकिन उसके अंदर फाइबर केवल 5% है, तो उसमें नेट कार्बोहाइड्रेट 55% हो गया। तो उस कंडीशन में जो पहला प्रोडक्ट है जिसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट 60% है, फाइबर 25% है, यानी नेट कार्बोहाइड्रेट 35% हुआ। उसी जगह पर दूसरा जो प्रोडक्ट है वहां पर भी टोटल कार्बोहाइड्रेट 60 ग्राम है, 60% है, उसमें फाइबर केवल 5 ग्राम है यानी 5% है। वहां पर नेट कार्बोहाइड्रेट 55 ग्राम हुआ यानी 55%। तो इस कंडीशन में देखने को यह मिलता है कि अगर आप ऐसे कार्बोहाइड्रेट वाली रोटी खाते हो, ऐसे ग्रेन वाली रोटी खाते हो जिसका नेट कार्बोहाइड्रेट 35 है, तो यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि आप ऐसे फूड या ऐसे ग्रेन खा रहे हो जिसमें नेट कार्बोहाइड्रेट 35% है यानी 35 ग्राम है। उसकी तुलना में आप अगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो कि जिसका टोटल कार्बोहाइड्रेट तो 60 है लेकिन फाइबर उसमें कम है और उसका नेट कार्बोहाइड्रेट 55% है, 55 ग्राम है, तो वो कार्बोहाइड्रेट आपके लिए नुकसानदायक है। और इसी आधार पर आपको मोटे अनाज खाने की सलाह दी जाती है, मल्टीग्रेन आपको खाने की दी जाती है सलाह कि उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन इतने से आपका काम बनने वाला नहीं है। डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी में अगर देखा जाए तो केवल मात्र इतने से आपका काम नहीं बनने वाला है। आप तो वहां पर ये बात तो सही है कि आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले फूड अगर आप खाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का परसेंटेज यानी कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज वहाँ थोड़ा सा कम मिलेगा, फाइबर ज़्यादा मिलेगा, बट अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट है कितना और आप क्वांटिटी कितना ले रहे हो। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो वहाँ पर तो आपको ये जानना आपके लिए और भी अनिवार्य हो जाता है कि आप मोटे अनाज तो ले रहे हो लेकिन उसकी क्वांटिटी कितना है, अल्टीमेटली नेट कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में जा कितना रहा है। उस बात को समझने के लिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं जिसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। आपको ये भी बताया जाता है, आपको ये भी सलाह दी जाती है, गूगल में भी आप चेक करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे, आप देखते होंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर आपको फूड खाने की सलाह दी जाती है। मतलब ऐसे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो उसको आप ले सकते हो। लेकिन आज उस बात की भी क्लियरिटी इस वीडियो में आपको होने वाली है। तो सबसे पहले हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। तो जब भी कोई फूड हम खाते हैं जो कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट वाला फूड डाइजेस्ट होने के बाद हमारे बॉडी में ग्लूकोज को रिलीज करता है, जो ग्लूकोज हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। तो यहाँ पर आपको बात को ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो स्पीड है उसकी, हमने ग्लूकोज खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया, वो कितने स्पीड में ग्लूकोज इंटर होता है हमारे बॉडी में सर्कुलेशन में, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे सर्कुलेशन में कितनी स्पीड से वो ग्लूकोज पहुंचता है उस ब्लड सर्कुलेशन में, उसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। अब उस बात को थोड़ा सा अब हम और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे समझ लीजिए कि आपने ग्लूकोज लिया तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द ग्लूकोज इज 100। मतलब आपने ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज 100 की स्पीड में जाएगा, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया वो 100 हो गया। So glycemic index is an indicator of food. Tell us which food will increase the blood sugar faster. तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जब बात आती है आपको ये सलाह दी जाती है, आप अक्सर उसको फॉलो भी करते हैं कि हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट हैं तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड लीजिए। बात तो सही है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड लेना चाहिए, लेकिन आप आगे बात आपको क्लियर होगी। तो इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ये बात आपकी क्लियर होगी कि सम फूड विल टेक 30 मिनट्स टू रिलीज द ग्लूकोज एंड सम विल टेक 2 आवर्स टू रिलीज। मतलब जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहेगा वो ज़्यादा समय में रिलीज होगा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा वो कम समय में रिलीज होगा। मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो जल्दी से ब्लड में पहुंच जाएगा, उसकी स्पीड कम है तो वो देर में ब्लड में पहुंचेगा।
लेकिन अल्टीमेटली वो उसके अंदर की जो कुछ भी ग्लूकोज है वो ब्लड में पहुंचने वाली है। इस बात को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। बोथ फूड विल इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, बट वन विल इंक्रीज क्विकली इन द फ्यू मिनट्स एंड अनदर विल टेक हावर्स टू इंक्रीज। तो यहाँ पर आपको जब भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की सलाह दी जाती है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फर्क केवल इतना ही देखने को मिलेगा कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहेगा, वो स्लो रिलीज होगी, लेकिन अल्टीमेटली उसकी ग्लूकोज तो 1 घंटे की बजाय 2 घंटे में आपके ब्लड में पहुंचने वाली है। तो कॉम्प्लेक्स तो है कहने के लिए, लेकिन वो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर भी ग्लूकोज की मात्रा भरपूर पड़ी हुई है, कार्बोहाइड्रेट भरपूर है और वो अपना इम्पैक्ट बॉडी में दिखाने वाला है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स टेल्स द स्पीड ऑफ ब्लड शुगर राइज एंड नॉट द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर इंक्रीज। मतलब वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल स्पीड बता रहा है बट आपको अमाउंट नहीं बता रहा है। अब इसे आप दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि ग्लूकोज आपने लिया, ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है और अब आप वहां पर 50 ग्राम खाएं या 25 ग्राम खाएं या 200 ग्राम खाएं, स्पीड उसकी कोई कांस्टेंट रहने वाली है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स विल सेम। तो अब आपको सलाह दी जाती है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वांटिटी पर जब ध्यान नहीं देंगे, क्वांटिटी आपकी ज़्यादा रहेगी तो अल्टीमेटली उसकी स्पीड तो कम है लेकिन आप क्वांटिटी का ध्यान नहीं दे रहे हो, उस कंडीशन में ग्लूकोज का जो लोड है, बात आती है अब एक्चुअल टॉपिक की, जिसे हम ग्लूकोज यानी ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं, जिस पर फोकस नहीं किया जाता है, जिसके बारे में आपको नहीं बताया जाता है। तो जब उसके अंदर मान लीजिए कि आपने 50 ग्राम खाया ग्लूकोज, तो वो 100 की स्पीड में तब भी जाएगा और 200 ग्राम खाया तो भी स्पीड 100 की है, उसकी स्पीड तो कम नहीं होने वाली है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ भी हो उसका, उसके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसके अंदर नेट कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइसेमिक लोड कितना है, उस बात को आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। और यही आज का हमारा मेन टॉपिक है कि आपको आज के बाद से ग्लूकोज को ग्लाइसेमिक इंडेक्स और नेट कार्बोहाइड्रेट पर न जा करके ग्लाइसेमिक लोड के आधार पर, ग्लाइसेमिक लोड के अकॉर्डिंग जब आप ग्लूकोज का आकलन करने लगेंगे, उस हिसाब से आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होगा, तब आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, तब आपके मैनेजमेंट में वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ग्लाइसेमिक लोड इज द पैरामीटर विच विल टेल द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर इंक्रीज। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द फूड रिमेन सेम रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी के आधार पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज नहीं होगा, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड क्वांटिटी के आधार पर चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने व्हीट लिया और व्हीट के अंदर जो टोटल कार्बोहाइड्रेट है वो 70 ग्राम है, यानी 70% के आसपास उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। जो अगर आप 100 ग्राम ले रहे हो उस, या आप दूसरे अनाज को ले लीजिए कि उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 40 है, तो दैट फूड इज वेरी गुड एज कंपेयर टू व्हीट। बट क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 है, कम है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी है, अगर आप क्वांटिटी वाइज देखेंगे, जब क्वांटिटी उसकी ज़्यादा रहेगी तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होते हुए भी ग्लाइसेमिक लोड तो उसका ज़्यादा जा रहा है। तो वहीं पर आप जब व्हीट की बात करते हैं और वहीं पर उसको, यानी आप 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम लेते हैं, तो 50 ग्राम लेने पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स वहां पर भी उसका सेम रहेगा, वो उसी स्पीड में जाएगा, लेकिन लोड कम हो गया, उसके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट कम हो गई। अगर 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम आप लेंगे तो वहां पर उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो गया। तो इसी ग्लाइसेमिक लोड को हमें समझने की जरूरत है। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि डायबिटीज के मरीजों को शक्कर खाने की मनाही कर दी जाती है, भाई शक्कर नहीं खाना है, शक्कर मत खाओ, और उनको ब्रेड खाने की बात कर दी जाती है, मतलब ब्रेड खाते हैं, ब्रेड खाने की सलाह बड़े शौक से दे दी जाती है। भाई साहब, जो ब्रेड है ना, ब्रेड जो है वो भी मैदे से बना हुआ है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है। शुगर की बात करें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल में जाकर आप चेक कर लेना। मतलब जब शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है और उस मैदे से बने हुए ब्रेड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 70 है, तो शक्कर से भी ज़्यादा स्पीड में अपना इम्पैक्ट करेगा, अपना जो है ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा।
लेकिन हमें वो खाने की सलाह दी जाती है। तो हम यहाँ पर किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपको केवल समझाना ये चाह रहे हैं कि आपको अपना दिमाग यूज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी बत्ती जलाने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए। हमें ब्रेड खाना चाहिए, जो ब्रेड 70 की स्पीड में जा रहा है, या शुगर खानी चाहिए जो 65 की स्पीड में जा रहा है। दूसरा उदाहरण, जब कोई आप जूस पीते हो, किसी भी फ्रूट का फ्रूट जूस पीते हो, बड़े शौक से लोग फ्रूट जूस पीने की बात करते हैं। डायबिटिक अगर आप हो तो आज से आप फ्रूट जूस पीना बंद कर दो, क्योंकि जैसे ही फ्रूट में से जूस को निकालते हो आप, तो उसका इंडेक्स और बढ़ जाता है, और भी स्पीड में वो आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। उसका जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो बढ़ जाता है और स्पीड में आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। आपके ब्लड में वो बहुत स्पीड से पहुंचता है। उसी जगह पर आप होल फ्रूट खाते हो, मतलब उसको पहली बात तो चबा चबा कर खाते हो। आप जब चबा चबा कर खाते हो तो वहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब जो भी उसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनका भी सिक्रीशन बड़े आसानी से होता है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का भी रोल उसमें उसके डाइजेशन में आता है। अदरवाइज हम डायरेक्ट जब पीते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा अलग हो जाता है। उस बात की भी क्लैरिटी आपको डाइजेशन के चैप्टर में जब हम चलेंगे तब आपको हो जाएगी। तो जब आप फ्रूट को चबा चबा कर खाएंगे और साथ साथ में उसके अंदर मौजूद फाइबर भी साथ में रहेगी, तो फाइबर का इफेक्ट भी अलग हमारे बॉडी में मिलेगा और उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम हो जाएगा, मतलब वो स्लो स्पीड में जाएगा। तो स्लो स्पीड की भी हमें जरूरत है, मतलब इतने फास्ट स्पीड में न जाए, धीरे धीरे ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए। उस बात को भी आगे के चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे ग्लूकोज बढ़ने से और स्पीड में बढ़ने से फर्क क्या होता है। अब वहीं पर अगली समझने की बात यह है कि अगर आप फैट वाले फूड लेते हो, आप समझो बटर यूज करते हो, तो बटर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है और ग्लाइसेमिक लोड भी 0 है, मतलब बटर के अंदर कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं है, देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट इन द बटर। सो आप वहां पर जब बटर यूज करना चालू करते हैं तो उस बटर के अंदर फैट ज़्यादा है। तो अगर मान लीजिए, मतलब एक उदाहरण के रूप में आपको समझा रहे हैं हम कि अगर फैट फूड लिया आपने, कोई ऐसा अनाज आप यूज कर रहे हो जहां पर कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज़्यादा है। मान लीजिए कोई ऐसा ग्रेन आप यूज कर रहे हो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है, वहां पर आप साथ में फैट ऐड कर दिया, आपने फैट फूड ऐड कर दिया, तो 100 ग्राम आपका ग्रेन था और उसमें 100 ग्राम आपने फैट वाला फूड ऐड कर लिया। मान लीजिए कि आपने घी या बटर ही उसमें ऐड कर दिया। वो अलग बात है कि आप एक साथ में 100 ग्राम घी या बटर नहीं खाते हैं या नहीं खा सकते हैं, लेकिन समझने के लिए कि अगर हमने 100 ग्राम घी वहाँ ऐड कर दी या 100 ग्राम फैट फूड ऐड कर दिया, तो उसकी क्वांटिटी हो गई 200। उस 200 में ग्लाइसेमिक लोड 70 की जगह 35 हो गया, क्योंकि इसका 0 था तो वो डिवाइड हो गया, तो ग्लाइसेमिक लोड कम हो गया। उसके साथ साथ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो गया, उसकी स्पीड भी कम हो गई, उसके जो ब्लड में शुगर को बढ़ाने की स्पीड है वो कम हो गई। तो इस तरह से जब आप कॉम्बिनेशन अपने फूड में लाना चालू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टोटल आप वहाँ पर फैट यूज कीजिए, प्रोटीन भी वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो आपने प्रोटीन ऐड कर दिया और वहाँ पर फैट ऐड कर दिया, तो उस समय उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो गया, साथ साथ में ग्लाइसेमिक लोड भी कम हो गया। अब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आप 4 चपाती खा रहे थे तो वही 4 चपाती खाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप 8 खाएंगे अभी। तो मतलब उस 200 ग्राम को आपने डिवाइड कर दिया, 100 ग्राम आज खाया, 100 ग्राम दूसरे दिन खाया, तो ग्लाइसेमिक लोड कम हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो इम्पैक्ट बढ़ने वाला था वो कम हो गया। अब साथ साथ में आपकी क्रेविंग भी कम हो गई, आपको भूख भी कम लगती है, क्योंकि ये सब जो है ना स्लो रिलीजिंग है, मतलब ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। प्रोटीन हो या फैट हो, ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, लंबे समय में डाइजेस्ट होगा, तो आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस तरह से इम्पैक्ट करता है और एपेटाइट को किस तरह से बढ़ाता है, उस बात को भी हमने थोड़ा बहुत पीछे के वीडियो में बताया है और वो आगे के क्लास में भी काफ़ी अच्छे से क्लियर भी होते जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलूँगा कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक पॉइंट से अगर देखने जाएं, तो आपको ग्लाइसेमिक लोड को समझने की ज़रूरत है और ग्लाइसेमिक लोड के अकॉर्डिंग ही आपको अपने फूड को तैयार करने की ज़रूरत है। जब ग्लाइसेमिक लोड कम होगा, ग्लाइसेमिक कम मतलब लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड, तो अब हम एक एक बातों को जो बता करके आपको चल रहे हैं ना, तो फिर आगे के क्लास में ना हम ये सब टर्म यूज करेंगे
तो वहाँ पर आप जब ये सब चीज़ों को समझे रहेंगे तो आपको इस बात की क्लैरिटी होगी। अदरवाइज आपको ऊपर से जाएगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है, ग्लाइसेमिक लोड क्या हो गया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या हो गया, नेट कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया। तो इसलिए आपको आज की इस वीडियो में नेट कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को बहुत अच्छे से समझना है और इसको मतलब बोलते हैं ना, गांठ बांध करके रख लेना है, क्योंकि ये इसका मेन सूत्र है और ये मेन जो है ना कुंजी है उसकी, आगे के जो है क्लास के लिए भी और आगे के टॉपिक को, आगे के फूड को, आगे के डाइट को आपको समझने के लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा तब। और अगर आपको ग्लाइसेमिक लोड के बारे में मतलब डायरेक्ट जानकारी नहीं मिल पाती है तो आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ। इस फार्मूले के आधार पर किसी भी फूड का आप ग्लाइसेमिक लोड भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने गूगल पे गया और किसी भी ग्रेन का आपने चेक किया कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और साथ साथ में उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का क्या परसेंटेज है। तो वहाँ पर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कार्बोहाइड्रेट से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो जो आने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ग्लाइसेमिक लोड होगा। और इसी ग्लाइसेमिक लोड के आधार पर ही आपको आगे के फूड का सिलेक्शन करना है और डे बाई मतलब पूरे दिन का जो आपका जो फूड होगा वो उस ग्लाइसेमिक लोड के अकॉर्डिंग होगा। ना ही वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर चलेगा और ना ही वो मोटा अनाज, पतला अनाज या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स फूड, इसके आधार पर नहीं चलेगा। जब तक आपके फूड का, आपके डाइट का मैनेजमेंट ग्लाइसेमिक लोड के आधार पर नहीं होगा तब तक आपको डायबिटीज के रिवर्सल में, डायबिटीज के मैनेजमेंट में कोई भी फार्मूला काम करने वाला नहीं है। 1 ग्लाइसेमिक लोड इज इक्वल टू 1 ग्राम ग्लूकोज रिलीज, मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू 100 mg ऑफ per dl of blood sugar. This means every 5 units of glycemic load will increase blood sugar by 100 units. 5 grams food glucose is equal to 100 mg per dl of blood sugar या ब्लड, मतलब पीछे की हमने किसी वीडियो में मैथमेटिक्स ऑफ ग्लूकोज के बारे में भी बताने की कोशिश किया है। उस मैथमेटिक्स का मतलब ये था कि आपके पूरे बॉडी में अगर 140 mg ब्लड शुगर लेवल है या 100 की रीडिंग को अगर हम लेकर चलते हैं 100 mg पर dl, यानी आपके बॉडी में 5 लीटर का ब्लड घूम रहा है तो पूरे शरीर में पूरे 5 लीटर के ब्लड में 5 ग्राम ग्लूकोज है, यानी 5 ग्राम ग्लूकोज है तो 1 ग्राम ग्लूकोज 20 यूनिट्स को बढ़ा रही है। यानी कि आपके बॉडी में 5 ग्राम ग्लूकोज है तो आपका रीडिंग जो है ब्लड शुगर का रीडिंग 100 mg पर dl आएगा। यानी 1 ग्राम ग्लूकोज आपके बॉडी में 20 यूनिट्स जो है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। यानी 1 ग्राम ग्लाइसेमिक लोड 1 ग्राम ग्लूकोज के बराबर होता है। तो यानी 1 ग्राम ग्लूकोज यानी 1 ग्लाइसेमिक लोड आपको 20 यूनिट को बढ़ा रहा है। तो आपको ग्लाइसेमिक लोड पर विशेष फोकस देने की जरूरत है। अब हम यहाँ पर व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक लोड को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो ग्लाइसेमिक लोड है ना, ये 100 ग्राम के क्वांटिटी पे निकाला जाता है। व्हीट फ्लोर में आप देखेंगे कि टोटल कार्बोहाइड्रेट 70, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 70, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 49 आएगा। मतलब गेहूं के आटे का जो ग्लाइसेमिक लोड हुआ वो 49। मतलब अगर आप 100 ग्राम गेहूं के आटे को खा रहे हो तो वहां पर आपको जो ग्लूकोज यानी जो ग्लाइसेमिक लोड आपके बॉडी में जाने वाला है 49। और अभी हमने आपको बताया कि 1 ग्राम ग्लूकोज यानी 1 ग्लाइसेमिक लोड 1 ग्राम ग्लूकोज को बताता है और 1 ग्राम ग्लूकोज 20 यूनिट्स ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो अगर आपने 49 ग्राम का ग्लूकोज खाया, 100 ग्राम की मतलब रोटी को आपने खाया, तो वहां पर उसका ग्लाइसेमिक लोड 49 है। एक एवरेज उसको 50 हम पकड़ लेते हैं तो 50 को हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब 1000 यूनिट ब्लड शुगर लेवल आपका तुरंत स्पाइक होगा। मतलब आपने जैसे ही 4 चपाती 4 रोटी खाया उस टाइम तुरंत जो है 1000 यूनिट जो है ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होगा। अब आप वहां पर दिमाग लगाइए कि 1000 mg जब अगर 100 ग्राम की रोटी खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो रहा है और वहां पर अगर हम 2 चपाती कम कर देते हैं यानी ग्लाइसेमिक लोड को 49 की जगह 25 कर देते हैं तो 500 यूनिट ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। वहां पर उस 500 यूनिट को कम करने के लिए जो आप गोलियां ले रहे हो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ग्लाइसेमिक लोड के फार्मूले को आप समझ करके आप अप्लाई करते हुए जब चलेंगे, वहां पर ग्लाइसेमिक लोड को कम करते हुए, कार्बोहाइड्रेट के लोड को कम करते हुए, प्रोटीन को बढ़ाते हुए, फैट को बढ़ाते हुए, पूरे दिन भर की जो कैलोरी वाइज डाइट है या जो हमें जो नीड है उसको पूरा फैट और प्रोटीन से उसे पूरा करते हुए अगर हम चलते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा डायबिटिक का मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो जाता है।
अगर आप वहाँ पर इंसुलिन भी ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी अगर आप ग्लाइसेमिक लोड को कम कर देते हैं तो आपको इंसुलिन का डोज लेने की जो ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। मतलब आपका कम इंसुलिन के डोज पे भी काम चलने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन का डोज लेने के बाद भी जब आप बाहर से भी इंसुलिन ले रहे हो तो वो भी इन फ्यूचर रेजिस्टेंस पैदा होता है और आपका डोज बढ़ते रहता है। तो इसलिए भी आपको डाइट पे फोकस करने की ज़रूरत है, भले ही आप टाइप 1 डायबिटीज की कंडीशन में हो या टाइप 2 से टाइप 1 में कन्वर्ट हो चुके हों और उस समय आप इंसुलिन पे चल रहे हों, वहाँ पर भी आपको डाइट में ग्लाइसेमिक लोड को मेंटेन करने की ज़रूरत है, ग्लाइसेमिक लोड को कम करने की ज़रूरत है। जब ग्लाइसेमिक लोड आपका कम होगा आपके फूड में, वहाँ पर ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा, मतलब ग्लूकोज का इंटेक कम होगा, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम होगा, उस कंडीशन में आपको इंसुलिन के डोज की भी कम रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ों को समझ करके मैनेज करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप बच्ची को बचा लो। आप जिस भी कंडीशन में है उस कंडीशन से आप कहाँ पे रिवर्स हो सकते हो, कहाँ पर आप अपने आप को बचा सकते हो, कहाँ पर अपने आप को सेव कर सकते हो, उस पॉइंट से आप वहीं से सोचना चालू कीजिए। वहां उस जगह पर आपको सोचने की जरूरत है। ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या रियल में रिवर्स होगी, और नहीं होगी तो फिर क्या इतना टेंशन लेने का, ऐसा नहीं है। जब आप ब्लड शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को कम रखने लगेंगे ना, तो आपके बॉडी में जो डैमेजिंग इफेक्ट होने वाले हैं ना, उससे भी आप बचेंगे। जो डैमेज हो रहा है ना, जो बाढ़ आई हुई है आपके बॉडी में ना, वो बाढ़ किस तरह से गला रही है, फसल चली जाती है, 4 दिन अगर बाढ़ कंटिन्यू रह गई तो उस समय की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। वैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर हायर लेवल पे चल रहा है, आप अभी कुछ भी खा ले रहे हो, आपने कभी ग्लाइसेमिक लोड का जो है ध्यान नहीं दिया, तो वो जो स्पाइक होता है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जो स्पाइक होता है ना, वो बॉडी में डैमेज करता है। वो डैमेज जो है आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि बाढ़ आई और चली गई, आपको वो बाढ़ दिखी नहीं, लेकिन वो बाढ़ आपके बॉडी में रोज आ रही है ना, जो बाढ़ रोज आ रही है ना, वो बहुत बड़ा डैमेज, बहुत बड़ा हैवोक पैदा कर रही है आपके बॉडी में, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आपको उस बारे में या उस एंगल तक आप कभी सोचते नहीं हो। और इसीलिए मैं हर एक बातों को फोर्सली आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप समझिए, और एक एक बातों को, बात बहुत छोटी सी है, ग्लूकोज को कम करना है। एक सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो एक लाइन में बोल दिया है कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करना है, लेकिन आप फूड में ग्रेन के माध्यम से या सब जगह से आप कहाँ कहाँ से उसको कैसे कम करें, ताकि आपके बॉडी में डिफिशियंसी भी ना हो, न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हों, आपको एनर्जेटिक भी मतलब लगे और कहीं दिक्कत ना हो, और सभी पैरामीटर्स भी आपके नॉर्मल हो। इसलिए ये सब चीज़ों को समझने की और डीप में हर एक बातों को आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है खाली एक लाइन में बोल दिया जाए ग्लूकोज कम कर दो, कार्बोहाइड्रेट कम कर दो, तो आप कतई करने वाले नहीं, और ना आप कर पाएंगे, ना उस मैनेजमेंट को आप समझ पाएंगे। इसलिए आपको एक एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात आपको अभी समझ में भी आ चुकी होगी कि एक चपाती कम कर देने से 250 यूनिट ब्लड शुगर लेवल पे इम्पैक्ट होता है, कम हो जाता है। 2 चपाती कम कर दिया तो वहाँ पे 500 यूनिट शुगर का जो है लेवल कम हो जाता है, वहाँ पर गोलियों की ज़रूरत कम पड़ती है। और एक बात ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये जो फार्मूला बताया जा रहा है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, यह एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है। ये डिपेंड करता है अलग अलग लोगों के बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है। किसी के बॉडी में इंसुलिन एकदम नहीं बन रहा है, उस पर उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग दिखेगा। किसी के बॉडी में कुछ इंसुलिन बन रही है, तो ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो आपको वहां पर एकदम मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन ही पकड़ कर नहीं चलना है, ये वेरिएशन मिलेंगे देखने को, लेकिन ये समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि ये जो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है इस तरह से आप पकड़ कर चलिए। हो सकता है आपको 500 की जगह 400 यूनिट का इफेक्ट हो, लेकिन हो रहा है ना, और होना तो पक्का है, ये बात तो सही है कि होने वाला है। बात को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है, हमको 500 नहीं पड़ा, 400 पड़ा, 400 यूनिट का फर्क पड़ा। और ये जब कंटिन्यू आप करने लगेंगे ना, जब कंटिन्यू करने लगेंगे तो बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस होंगे जो आपके फेवर में होंगे। और इसी के साथ साथ में जब इंसुलिन की बात आई गई तो वहां पर भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि इंसुलिन इंडेक्स को भी आपको समझना है कि इंसुलिन इंडेक्स क्या होता है। मतलब आपका जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होगा, जिस प्रपोर्शन में इंटेक होगा, जिस क्वांटिटी में इंटेक होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी बॉडी पैंक्रियाज को सिग्नल देगी इंसुलिन रिलीज करने की, तो उसके प्रपोर्शन में इंसुलिन रिलीज होगा। तो जितना ज़्यादा आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, जितना हाई ग्लाइसेमिक लोड होगा, उसी प्रपोर्शन में इंसुलिन इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, मतलब इंसुलिन का जो रिलीज है वो ज़्यादा होगा। और इंसुलिन का रिलीज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके पैंक्रियाज पे लोड पड़ेगा। तो इस सब चीज़ों को आपको, एक एक बातों को, एक एक चीज़ों को रिलेट करके चलने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो इस तरह से इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखकर चलने की ज़रूरत पड़ेगी कि ऐसे फूड न हम खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो, जिसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा हो, जिसकी वजह से इंसुलिन इंडेक्स भी बढ़े। इंसुलिन इंडेक्स को हमेशा लो रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई लेवल जो ब्लड में इंसुलिन का भी लेवल रहेगा ना, ये कितना इम्पैक्ट करता है हमारे शरीर में, और भी कितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में होते रहते हैं, वो भी आपको एक आगे हम बताएंगे। तो इस तरह से मैं उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ग्लूकोज का जो नेट कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। और इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इंसुलिन इंडेक्स को भी कम करके रखेंगे। जितना हायर ग्लाइसेमिक लोड होगा, जितना हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, आपके बॉडी में इंसुलिन इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, और इंसुलिन इंडेक्स भी ज़्यादा होगा तो वो भी आपके बॉडी में डैमेजिंग इफेक्ट ही करता है, जिसे हम हाइपर इंसुलिनीमिया का नाम देते हैं, और जिसे भी हम आगे के किसी क्लास में आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करेंगे कि हाइपर इंसुलिनीमिया क्या है और हाइपर इंसुलिनीमिया किस तरह से हमारे बॉडी में डैमेज करती है, कितना डैमेजिंग इफेक्ट उसका देखने को मिलता है। और जब हाइपर इंसुलिनीमिया की बात आती है ना, तो वहीं पर बात आती है कि भले आप डायबिटिक भी नहीं हो, उस कंडीशन में भी आपको ऐसे फूड नहीं लेने हैं जो इंसुलिन इंडेक्स को बढ़ाए, क्योंकि इंसुलिन इंडेक्स को बढ़ाएगा, ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा रहने लगेगा, हाइपर इंसुलिनीमिया रहेगी, तो वहाँ पर आज भले ही आपको डायबिटीज नहीं है, कल दूसरे मेटाबॉलिक टाइप में आप आएंगे, कहीं ना कहीं आपके बॉडी में वो हैवोक पैदा करने वाला है। इसलिए इंसुलिन इंडेक्स को नहीं बढ़ाना है। इंसुलिन के इंडेक्स को आप बढ़ाएंगे अगर ग्लाइसेमिक लोड को ज़्यादा रखते हुए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को लेते हुए, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। आज भले ही आप हेल्दी हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि हमारे इस वीडियो को, जो लोग हेल्दी हैं, जो आज के रेट में ठीक ठाक हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, कल उनके लाइफ में इस तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स न हो, तो उनको भी ये वीडियो सुनने की ज़रूरत है, उनको भी ये समझने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो, उनका भी भला हो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक यानी डाइजेशन को लेकर चर्चा करेंगे, डाइजेशन के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।